जय हिंद साथियों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर पे। और आज आप सभी का फिर से स्वागत है पार्ट 2 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के। तो पिछला पार्ट हुआ तो उसमें आपको लगभग समझ ही आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए ताकि आपको जल्दी और ज़्यादा समझ में आए और आप अच्छे मार्क्स गेट कर सको अपने एग्जाम में। तो आज हम समझते हैं यूएनओ के पार्ट 2 को, एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ। क्या? एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ। एक ध्रुवीय शब्द का मतलब क्या होता है? अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जहाँ बहुत ध्रुवीय वर्ड आया था। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब होता है एक ऐसा विश्व, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर शक्ति का सिर्फ एक ही केंद्र हो, यानी एक ही क्या हो, महाशक्ति हो, उसे हम बोलते हैं एक ध्रुवीय विश्व। इसका मतलब एक ध्रुवीय विश्व का तो कुछ और नहीं, यहाँ अमेरिका की बात चल रही है। कह रहा है एक ध्रुवीय विश्व का अर्थ अमेरिका से है, इसका कोई गंभीर प्रतिनिधित्व है ही नहीं, जिसके कारण अमेरिका जो है यूएनओ को क्या कर देता है, अनदेखी कर देता है। यानी एक ध्रुवीय विश्व का मतलब यह है कि जहां पर एक ही शक्ति यानी अमेरिका महाशक्ति है और अमेरिका अपने शक्ति के बूते यूएनओ को अनदेखी कर देता है। जहाँ पे सभी देश यूएनओ की बात मानते हैं, लेकिन अमेरिका ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं जहाँ यूएनओ की बात नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि यूएनओ के अंदर जो सबसे ज़्यादा बजट देता है ना, पैसा दान देता है, वो अमेरिका ही देता है। यूएनओ के जितने भी अधिकांश मुख्यालय हैं, जितने भी हेडक्वार्टर्स वगैरह, वो सभी कहाँ पर है? अमेरिका में ही है। इसके अंदर जो मुख्यालय है उसके अंदर जो कर्मचारी भी हैं, जितने भी अधिकांश कर्मचारी हैं दोस्तों, वो भी कर्मचारी कहाँ के हैं? अमेरिका के ही हैं। और अमेरिका जो है यूएनओ के अंदर स्थायी सदस्यता हासिल कर चुका है, जिसके पावर वीटो पावर है। यानी समझो सारे मुख्यालय अमेरिका में ही, वीटो पावर अमेरिका में ही, काम कर रहे हैं अमेरिका के लोग, सारा बढ़ दे रहा है अमेरिका। तो जाहिर सी बात है जब इतना सब चीज़ अमेरिका यूएनओ के लिए कर रहे हैं तो क्या यूएनओ अमेरिका को मारेगी? और हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के सारे मुख्यालय यूएनओ के सारे मुख्यालय अमेरिका में ही हैं, उसके कर्मचारी में ही हैं, तो अपना कर्मचारी खुद उसको थोड़ा मारेंगे। तो जाहिर सी बात है इन सभी पॉइंटों के कारण अमेरिका जो है यूएन की जो काम है उसको क्या कर देता है, जब तक अनदेखी कर देता है। तो मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या यूएनओ सच में प्रासंगिक है? प्रासंगिक मतलब क्या आज सच में यूएनओ की हमें ज़रूरत है? तो ज़रूरत है दोस्तों। हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं जिससे आप समझ सकते हो कि जब यूएनओ के अस्तित्व के 60 साल पूरे हो गए थे, अभी मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि 60 साल जब पूरे हुए थे 2005 में हुआ था। तो यूएनओ के जब 60 साल 2005 में पूरा हो गया था तो इससे संबंधित एक बैठक आयोजित हुई थी, वो अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में हुई थी। तो न्यूयॉर्क के अंदर कुछ बातें चली थी, जिसमें पहला है 2006 में मानवाधिकार आयोग यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? अमेरिका जो यूएनओ की 60वीं बैठक हुई थी, ताकि विश्व के अंदर शांति को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। दूसरा, यदि कोई देश अपने नागरिकों पर अत्याचार कर रहा है तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा देश जाकर वहां के नागरिकों को क्या देगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। तीसरा चीज, हर आतंकवादी को हर नीति रूप से क्या करना है? निंदा करना, आतंक को सपोर्ट नहीं करना है। और चौथा, विश्व के अंदर लोकतंत्र को प्रमोट करना है। किसके अंदर प्रमोट करना है? लोकतंत्र को। ऐसा नहीं कहीं तानाशाही आ गया, कहीं डिक्टेटरशिप, कहीं कम्युनिस्ट आ गया, उन सभी को खत्म करना है। और प्रमोट किसको करना है? लोकतंत्र, जहां हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया जाता है, जहां हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया जाता है, जहां हर एक व्यक्ति को चुनाव में सरकार चुनने का मौका दिया जाता है। यहाँ तक तो आई होप समझ में आ गया होगा कि यूएनओ की प्रासंगिकता आज भी क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बुक में कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं दे रखी है, संगठन दे रखी है, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ मैंने हर एक बुक वाले आपके यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप यहाँ से लिख भी सकते हो। तो एक एक करके हम समझते पहले है क्या, लास्ट में ले लीजिएगा। तो पहला पॉइंट आता है आईएमएफ, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? बोलिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। ये क्या करती है? दुनिया भर में जितनी वित्तीय व्यवस्था होती है उसकी देखरेख करती है। और किसी देश को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में ये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता क्या करता है? अन्य देशों को उपलब्ध करवाता है। 1945 में आईएमएफ की स्थापना कर दी गई थी। दूसरा है वर्ल्ड बैंक, जिसे हम WB कहते हैं। WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया गया था 1944 में। कब? 1944 में। ये भी एक वित्तीय व्यवस्था है। वित्तीय व्यवस्था क्या करता है? देख रेख करता है। लेकिन ये केवल लोन गरीब देशों को देता है,
मान लीजिए उन देशों को देखा जिन देशों में आधारिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आन जान, सड़कें, रेलवे अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे को विकसित करने के लिए WB वर्ल्ड बैंक क्या करता है, सभी को लोन देता है। अगर इसकी एक चीज़ अच्छी है कि कोई गरीब देश लोन वापस नहीं कर पाता है, तो ऐसे में WB अपने सारे लोनों को उस देश के लिए माफ़ कर देता है। और इसका जो हेडक्वार्टर वो भी कहाँ है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में। समझ रहे हो कितने सारे हेडक्वार्टर हैं अमेरिका में। तीसरा पॉइंट है WTO, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में थी। कभी दोस्तों 1 जनवरी 1995 में। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या आता है, दुनिया भर के विश्व व्यापार के कानूनों बनाता है कि अगर मान लो चीन और भारत के मतभेद आते हैं, तो ऐसे में चीन अपना ट्रेड रोक देगा भारत के लिए, भारत ट्रेड रोक देगा चीन के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, दुनिया भर में महंगाई देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे कानून जो व्यापार संबंधित है उसकी देखरेख कौन करता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। देखा जाए दरअसल कि जो WTO है वो GATT का उत्तराधिकारी, किसका दोस्तों, GATT, GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का क्या है, यह उत्तराधिकारी। जिस तरीके से UNO किसका उत्तराधिकारी है, लीग ऑफ नेशन। पहले लीग ऑफ नेशन आया, फिर कौन आया, UNO। तो वैसे पहले आया था GATT, और GATT के बाद आया WTO। यहाँ तक समझ में आ गया 3 पॉइंट। चौथा है IA वाला नहीं, IAEA। I से इंटरनेशनल, A से एटॉमिक, E से एनर्जी, A से एजेंसी, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1957 में हुई थी। और ये दुनिया भर के अंदर जितने परमाणु संयंत्र केंद्र हैं, दूसरा जितने ऊर्जा घर है, इन सभी को देखरेख करती है कि कौन देश ऐसे कर रहा है कि नहीं, क्या कोई देश परमाणु बम तो नहीं बना रहा। ऐसी स्थिति की देखरेख कौन करता है, IAEA। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है और ऑस्ट्रिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अब आते हैं ह्यूमन राइट वॉच। 4 समझ में आ गया अगर, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, IAEA। और लास्ट आता है ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच जो है यह एक स्वयंसेवी संगठन है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन राइट वॉच है, जो अमेरिका का भी सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। ये क्या करता है कि दुनिया भर में अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसे में उस अधिकारों को सुरक्षित करने का काम किसका होता है, इसका। ये दुनिया भर की मीडिया का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करता है। फॉर एग्जांपल समझिए ना कि भारत से कोई आदमी, मान लीजिए पाकिस्तान से एक आदमी चला गया वहाँ ब्रिटेन चला गया घूमने के लिए, और ऐसे में ब्रिटेन में एक लड़का जा रहा था, गलती से दोनों टकरा गया। और टकराने के बाद जैसे टकराया, ब्रिटेन के लड़के मारा, पाकिस्तान पकड़ इतना मारा, पाकिस्तानियों को रुला दिया, तो पाकिस्तान के मानते का उल्लंघन हुआ। तो ऐसे में जब उल्लंघन हुआ तो सारी मीडिया वाला जाएगी लेकिन पाकिस्तान को दिखाएगा कि देखो बेचारे को मार दिया गया, टूट गया, नाक को खून बह रहा है। तो ऐसे में इसको देख कौन करेगा, ह्यूमन राइट वॉच। देखो ह्यूमन राइट वॉच एक स्वयंसेवी संगठन है जो अमेरिका का है। ये क्या करता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो ऐसे में दुनिया भर की मीडिया का ध्यान क्या करता है, उसकी ओर आकर्षित कर देता है। एक चीज और, ये बाल सैनिकों का विरोध करता है कि जो लोग अपने आर्मी के अंदर छोटे छोटे बच्चों को शामिल करें, खेलने कूदने की उम्र, पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को शामिल कर लेते हैं, तो उनका विरोध कौन करता है, ह्यूमन राइट वॉच करता है। फिर आता है इंटरनेशनल, यहाँ तक समझ आ गया। फिर आता है लास्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक प्रकार का स्वयंसेवी संगठन है जो कि ब्रिटेन के अंदर है। कहाँ है दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर है। ये भी एक प्रकार का मानवाधिकार आयोग है। जिस तरीके से किसी व्यक्ति का मानवाधिकार उल्लंघन होता है तो ऐसे में ये क्या करता है, उसके ऊपर रिपोर्ट छापता है। लेकिन ये सरकार की जो रिपोर्ट है ना, नागवार लगती, पसंद ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को बताता है कि सरकार ने कुछ गलती की जिसके कारण आज ये उल्लंघन हुआ। जैसे मणिपुर का आप केस देख रहे होगे, तो मणिपुर के केस में क्या हो रहा है, सरकार की गलतियों से, सरकार की पॉलिसी सही नहीं थी, सरकार ने जल्दी एक्शन नहीं लिया, 75 दिन से ज़्यादा हो गए तब जाके न्यूज़ मीडिया पे आई, तो सरकार की गलतियाँ थी। और इस सरकार को अभी भी देखोगे तो ये सरकार अपनी जो रिपोर्ट है मान ही नहीं रही है। तो ये सभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो कम से कम आपको 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देख ले, ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए और एक आप अच्छा मार्क्स गेट कर सको एग्ज़ाम में। धन्यवाद। और एक बार आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। जय हिंद साथियों।